तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज एंड ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन विच लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व will give same level of satisfaction to the consumer। कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन लाई करेंगे उन सब में हमें क्या मिलेगा? सेम सेटिस्फैक्शन। अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं बजट लाइन के ऊपर। तो बजट का मतलब तो पता है सबको, क्या होता है इसका मतलब? एक्सपेंडिचर। बजट मतलब एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर प्लान सर। एक्सपेंड Prior to expense, क्या कह रहे हो? तो यहाँ ability पर एक्सपेंडिचर। to expense, एबिलिटी टू एक्सपेंस, ओके। अब देखो, एवरी ईयर गवर्नमेंट भी क्या प्रिपेयर करती है? बजट प्रिपेयर करती है। सुना होगा आपने, फरवरी में अनाउंस भी होता है एवरी ईयर की गवर्नमेंट का ये बजट आया है। तो बजट का मतलब क्या होता है? अगर हम पूरा उसका ब्रॉड मीनिंग देखते हैं तो बजट का मतलब होता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और हम उसको कहाँ पे खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि उनके रेवेन्यूज कहाँ से हैं, कि उनकी जो गवर्नमेंट कंपनीज है वहां से प्रॉफिट मिलेगा, कोई पेनल्टीज, लाइसेंस फीस, कोई ट्रैफिक चालान्स, देन इनकम टैक्स, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, इन सब जगहों से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। तो पैसे आ गए, अब उन पैसों का करना क्या है, हमें कहाँ पे खर्च करना है? तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब बनवाते हैं। कुछ पैसा हम खर्च करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, आर्म्स पे, आर्मी के ऊपर, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अगेन अपने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अपना बजट बनाती है कि कहाँ पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे। तो सेम एक पर्सन भी अपनी फैमिली के अंदर यही चीज करता है कि एक पर्सन की सैलरी है 50,000 रुपीज। अब उस 50,000 से वो क्या क्या करेगा? कि कुछ पैसा वो खर्च करेगा फूड के ऊपर, देन कुछ पैसा खर्च होगा क्लोथिंग के ऊपर, फिर हाउस का रेंट, टैक्सेस, चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, देन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंडिचर होते हैं जो उनको करने हैं। थोड़े एंटरटेनमेंट के ऊपर भी कुछ एक्सपेंडिचर होता है, कुछ सेविंग्स भी होती हैं। तो इस तरह का सब कुछ में प्लान करना रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें बजट के बारे में समझना, लेकिन बहुत शॉर्ट में। यहाँ बहुत शॉर्ट में बजट के बारे में हम समझेंगे। तो बजट लाइन का मतलब क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये सिर्फ दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन है, कि प्रैक्टिकली तो हम बहुत सारी जगहों पे स्पेंड करते हैं, बट यहाँ पे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू कमोडिटीज और टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर खरीद सकता है। तो हमें गिवन क्या रहेगा कि कंज्यूमर की एक इनकम है और जो भी कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस दे रखी होगी। तो आपको क्या करना है, एक बजट लाइन प्रिपेयर करनी है और फिर हमें उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स है उसको कवर करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन which lies along the same budget line will show the same level of expenditure for the consumer। कैसे है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। लेट्स से कंज्यूमर की इनकम, इनकम दे रखी है आपको 100 रुपीज, 100 रुपए वो कमा रहा है, 100 रुपीज इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर क्या करना है? ही इज स्पेंडिंग, ही इज कंज्यूमिंग ऑन टू कमोडिटीज। तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? एक तो गुड्स बाय पे और दूसरा है गुड्स एक्स पे। दोनों की प्राइस दे रखी है। गुड्स बाय की प्राइस है 20 एंड गुड एक्स की प्राइस है 10। तो दोनों गुड्स की प्राइस अवेलेबल है, कंज्यूमर की इनकम अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, पूरी टेबल बनाते हैं कि ये 100 रुपए में हम कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि अगर कंज्यूमर पूरे की पूरे 100 रुपए खर्च कर दे फॉर कमोडिटी बाय, तो वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा? कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा? तो 100 रुपीज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। वाई की प्राइस कितनी है? 20। तो 5 यूनिट्स वो मैक्सिमम परचेज कर सकता है वाई के। लेकिन उस केस में एक्स हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, एक्स विल बी 0। एक्स हो जाएगा 0। सेकेंड केस,
अब अगर हमें y का 1 यूनिट कम कर दिया, 5 से हम आ गए 4 पे, तो कितना पैसा खर्च हुआ? 4 यूनिट्स y के परचेस कर रहे हैं, तो कितना पैसा खर्च होगा? 80 rupees. 4 into 20, दैट इज 80 रुपीज। तो पीछे कितने बच गए बैलेंस? 20. 20। तो 20 रुपीज में हम x के कितने यूनिट्स परचेस कर पाएंगे? 2 units. 2 2 units. यूनिट, क्योंकि हमारे पास 20 रुपीज है, डिवाइडेड बाय 10 रुपीज इज द प्राइस पर यूनिट। तो देयरफॉर x के हम 2 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। ओके। फिर एक और कॉम्बिनेशन हमने बनाया कि y को फर्दर हमने डिक्रीज कर दिया, 4 से हम आगे 3 पे। तो 3 पे आ गए तो कितना पैसा खर्च हुआ? 60 रुपीज स्पेंड हो गए। तो बैलेंस कितना बचा? 40। और 40 में हम x के कितने यूनिट्स परचेज कर पाएंगे? 4 यूनिट्स। 4. हमने 4 परचेज कर लिए। फिर आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट में हम आ गए 3 से 2 के ऊपर। अब जैसे 2 के ऊपर आ गए तो 2 into 20, 40 रुपीज स्पेंड हो गए, एंड 6 यूनिट्स एक्स के परचेज कर लिए। देन 1 and 8, एंड एट लास्ट क्या हो गया? वाई हमने कर दिया 0, और सारा की सारा इनकम हमने स्पेंड कर दिया ऑन गुड्स एक्स। तो कितने परचेज कर पाएंगे हम? 10 यूनिट्स ऑफ। तो ये हमारी क्या बन गई? 10 यूनिट ऑफ एक्स। कंप्लीट टेबल बन चुकी है, जिसमें तो दिस टेबल शोज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम ए टू एफ। नाउ इन सारे कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट कॉमन है, वो कॉमन पॉइंट क्या है? Total expenditure is 100. यस, द टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹100। ये पॉइंट सब में कॉमन है। नाउ यूजिंग दिस टेबल हम क्या कर सकते हैं? एक बजट लाइन बना सकते हैं। तो जब हम बजट लाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड इधर आएगा आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? गुड्स एक्स। और मतलब एक्स पे ऑलवेज हम क्या लेते हैं? जहां गेन होता है। सो गेन आपको कहाँ दिख रहा है? एक्स में 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंड वाई आपने ले लिया, सेक्रीफाइस ले लिया ऑन वाई एक्सिस। नाउ अब हमने क्या किए? सारे के सारे कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया। 5 and 0, फिर 4 and 2, फिर 3 and 4, 2 and 6, ये सारे कॉम्बिनेशन को हमने प्लॉट किया, एंड एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म। सो दिस लाइन इज नोन एज द बजट लाइन। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। Budget line. अब इस बजट लाइन के बाहर एक पॉइंट हमने बनाया है। तो क्या लगता है, ये पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं क्या? कंज्यूमर यहां तक पहुंच के वो क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर सकता है क्या? No sir, No. ability नहीं है यहाँ पे. नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हमारी बजट लाइन के बाहर है। तो कोई भी पॉइंट बजट के बाहर है, मतलब वहां उस कॉम्बिनेशन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। दिस इज आउट ऑफ रीच। अगर कोई पॉइंट अंदर हो तो ऑफकोर्स हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और उस केस में Yes. क्या होगा कि हमारा कुछ पैसा बच जाएगा, सेव हो जाएगा, सारा अमाउंट हमने स्पेंड नहीं किया है। और बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है, इनका मतलब क्या है कि हमने पूरे की पूरे 100 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं, हमारे पास 1 रुपया भी अब नहीं बचा है। ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये बजट लाइन होती है। अब बजट लाइन के अंदर एक और पॉइंट आता है कि अगर अगर हम ऐसा कह दें, देर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, कि गुड्स एक्स की प्राइस चेंज हो गई, तो उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन बजट लाइन? अब उसको एक बार समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये आपकी बजट लाइन बी एल। अभी हमने बोला कि हम एक्स के 10 यूनिट्स मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं, वाई के मैक्सिमम 5 परचेज कर सकते हैं, बिकॉज वाई की प्राइस है 20 रुपीज, एक्स की प्राइस है 10 रुपीज। अभी क्या हुआ? प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स की प्राइस इंक्रीज हो गई।
एंड न्यू प्राइस कितनी है 20। एक्स की न्यू प्राइस कितनी है 20। तो अब क्या लगता है एक्स के क्या हम अभी भी 10 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे? नो। नो। तो एक्स के कितने परचेज कर पाएंगे अब? अगर एक्स की प्राइस मैं 20 है तो कितने परचेज कर पाएंगे? 5। 5 मैक्सिमम 5 सर। 5 मैक्सिमम। है ना? तो पहले हमारा जो ये 10 पे था, अब ये सीधा कहाँ पे आ जाएगा? 5 के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब बजट लाइन जो है ये क्या हो गई? शिफ्ट बजट टुवर्ड लेफ्ट। हो गई। शिफ्ट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू लॉट। बस यही गलती हमें नहीं करनी है। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए वर्ड को रोक दिया था ताकि मुझे आपसे सुनना था। तो यहाँ पे बस यही कॉमन गलती होती है, हम वर्ड शिफ्ट यूज ले लेते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्टिंग वर्ड यूज नहीं लेना है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज लेना है? रोटेट। बजट लाइन रोटेट टुवर्ड्स द ओरिजिन, या फिर वो इनवर्ड रोटेशन आप इसको कह सकते हो। देयर इज इनवर्ड रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पॉइंट में चेंज आ रहा है, दूसरा एज इट इज है। मतलब y के अंदर कोई चेंज नहीं है, y में अभी भी 5 यूनिट्स मैक्सिमम है, बट x के नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गए? चेंज हो गए। तो दिस इज नोन एज इनवर्ड रोटेशन या रोटेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे बजट लाइन रोटेट हो रही है। ये पॉइंट समझ आया? सर चेंज इन एक्स एक्सिस भी तो कह सकते हो ना। हाँ, चेंज इन एक्स एक्सिस चेंज कह, ऑन। बिल्कुल। लेकिन जो शिफ्ट वर्ड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, शिफ्टिंग यूज करते ही वो पॉइंट गलत हो जाएगा। है ना? तो वर्ड क्या सर यूज? शिफ्ट के मतलब दोनों पे होगा, एक्स और वाई दोनों पे ही चेंज होगा। शिफ्ट मतलब दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके चेंज हो गए, तो वो आपका शिफ्ट होता है। तो ये बन जाएगा आपका इनवर्ड रोटेशन या फिर लेफ्ट वर्ड रोटेशन। अंदर मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इट इज लेफ्ट वर्ड रोटेशन। सिमिलरली अगर हम बोलें कि इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस, एंड डिक्रीज हो गए, कितनी हो गई? 5 रुपीज। एक्स की प्राइस अब कितनी हो गई? 5 रुपीज। तो हम कितने यूनिट्स परचेज कर पाएंगे? 20। यूनिट 20 यूनिट 20। परचेज कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि y का तो पॉइंट सेम है, x का पॉइंट थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेट बैकवर्ड टुवर्ड्स राइट। रोटेट। रोटेशन या फिर आउटवर्ड रोटेशन, क्योंकि एक ही कमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ है। अब अगर हम इसमें ऐसा करते हैं, ये फिर से आपका डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द बजट लाइन। अभी हमारे पास 10 है और इधर 5 है। अभी क्या हो रहा है कि दोनों की प्राइस डिक्रीज हो गई। प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस। मतलब दोनों की प्राइस अगर कम हो गई तो हम दोनों की क्वांटिटी पहले से ज्यादा परचेज कर पाएंगे। तो अगर दोनों की क्वांटिटी पहले से ज्यादा परचेज कर पाएंगे तो हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ बनेगी? थोड़ी सी आगे बनेगी। दैट मीन्स 10 की बजाय मान लो यहाँ पे 20 यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं, इसमें 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं। तो बजट लाइन में इस बार क्या हो गया? देयर इज शिफ्ट इन द बजट लाइन। तो यहाँ पे बजट लाइन में क्या हो गया? शिफ्ट। शिफ्ट कहाँ हो रही है? टुवर्ड्स राइट। तो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। तो जब दोनों की प्राइस साइमल्टेनियस इंक्रीज में होगी, सर shift होगा। क्या कह रहे हो? साइमल्टेनियसली जिसमें चेंज हो रहे हैं उसमें शिफ्ट होगा सर। हाँ, दोनों में चेंज हो रहा है तो उस केस में आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्लियर सर। ओके। अब आता है हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों मतलब इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कहां पहुंचेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को कहां पे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, कहां पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब दोनों को यहाँ पे मिक्स करेंगे।
तो पहले कंज्यूमर के पास आपको मान लो 3 इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं, 1 2 3। तो कंज्यूमर ऑलवेज कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा कि सबसे हाईएस्ट वाला इंडिफरेंस कर्व जो सबसे ऊपर है वहां तक क्यों कोशिश करेगा? बिकॉज जो आईसी कर्व जितना ऊपर होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। तो कंज्यूमर की कोशिश है टू रीच द मैक्सिमम लेवल। लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो कंज्यूमर क्या देखता है? अपनी पॉकेट, अपना बजट देखता है, और उसके पास हमेशा हम क्या कहते हैं, इनकम इज लिमिटेड। लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में वो कुछ लिमिटेड चीजें ही परचेज कर पाता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गई बजट लाइन। अब हमने बनाया इंडिफरेंस कर्व। IC1, IC2 एंड IC3। ये 3 कर्व हमने बना दिया, IC1 2 एंड 3। अब कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ये 4 कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के पास। नाउ कंज्यूमर का पहला थॉट क्या है कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा? डी पे जाने की कोशिश करेगा। डी पे जाना है उसको क्योंकि वो IC3 के ऊपर है। अब कंज्यूमर क्या चेक करता है? अपनी पॉकेट चेक करता है, क्या IC3 तक मैं पहुंच पाऊंगा? तो अब उसको पता लगता है कि उसकी बजट लाइन तो IC3 के अंदर है। मतलब IC3 का जो पॉइंट नंबर डी है वो बजट लाइन से काफी बाहर की तरफ है। तो इसलिए IC3 उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो IC3 तक नहीं पहुंच सकता। तो वो IC3 के सपने देखना छोड़ देता है। अब बचा उसके पास क्या? IC1 एंड IC2। ठीक है। अब IC1 एंड IC2 पे अगर वो साथ में बजट को देखता है तो पॉइंट नंबर ए, बी एंड सी, इन तीनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? सेम लेवल ऑफ Budget is सेटिस्फैक्शन। same. सेम क्या है? लेवल ऑफ Expenditure, सेटिस्फैक्शन। budget. सेम बजट, सेम एक्सपेंडिचर। ओके। अंश यहाँ सर पे बजट के अंदर है। इक्वल नहीं है लेकिन बजट इक्वल है, बिकॉज तीनों सेम बजट लाइन पे लाया करते हैं। तो चाहे ए खरीदो, चाहे बी खरीदो या सी खरीदो, आपको पैसे तो उतने ही देने हैं, सब जगह आपके बराबर 100 रुपए ही लग रहे हैं। लेकिन अगर हम यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता है IC2 IC1 के ऊपर है। इसका मतलब IC2 के अंदर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देयरफॉर पॉइंट सी पे कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू पॉइंट ए एंड बी। तो इसलिए कंज्यूमर किसको सेलेक्ट करेगा? पॉइंट नंबर सी को सेलेक्ट करेगा, IC2। IC2 को सेलेक्ट। सर हाँ। सर IC1 पे कितने भी पॉइंट लाई करे सारे के सारे सेम सेटिस्फैक्शन ही देगा। हाँ, सारे सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। ओके, तो ए एंड बी दोनों का सेम सेटिस्फैक्शन होगा। ए एंड बी पे दोनों पे सेटिस्फैक्शन भी सेम है एंड एक्सपेंडिचर भी सेम है। लेकिन जब हम सी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो सी का एक्सपेंडिचर तो वही है, बट यूटिलिटी ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। तो इसलिए ऑन कंपेयरिंग ए बी एंड सी, कंज्यूमर किसको सेलेक्ट करेगा? सी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें कम एक्सपेंडिचर में यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो अब इसको हम थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं? थ्योरेटिकली वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है कि वेयर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट बन जाते हैं। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, उस टेंजेंसी वाले पॉइंट के ऊपर क्या आता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे के टेंजेंट हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यस इसमें सर। साथ में क्या आती है, अजम्पशंस आती है। तो अजम्पशंस क्या क्या है, तो यहां पर भी कुछ बेसिक अजम्पशन आती है कि कंज्यूमर के पास में क्या होगा, एक इंडिफरेंस मैप होगा। इंडिफरेंस मैप का मतलब जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, तो वो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस वहां से देखेगा, जैसा हमने देखा। फिर कंज्यूमर की एक फिक्स मनी इनकम होगी, जैसे हम कहते हैं 100 रुपए इनकम है, तो वो उसको कहाँ स्पेंड करनी है, दो ही कमोडिटीज पे स्पेंड करनी है, गुड्स एक्स एंड वाई। फिर गुड्स एक्स एंड वाई की प्राइस भी अवेलेबल होनी चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच सकते। देन वो प्राइस भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कि एक बार जो प्राइस आ गई बस हम उसी को लेके ही चलेंगे। प्राइस में फ्लक्चुएशन है तो फिर हम उसको बार बार अचीव नहीं कर सकते, तो प्राइस मस्ट बी फिक्स। देन ऑल द गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, मतलब गुड्स एक जैसे होने चाहिए, शेप, साइज, क्वालिटी, टेस्ट, एवरीथिंग शुड रिमेन सेम। एंड उसके जितने यूनिट्स चाहे हम उतने उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 1 kg नहीं चाहिए होता, हाफ के जी चाहिए होता है, तो हम हाफ करवा के ले लेते हैं। हाफ नहीं चाहिए, 250 ग्राम्स चाहिए, तो हम उसको ले लेते हैं। तो इसके पॉइंट के कहने का मतलब है गुड्स शुड बी डिविजिबल, जितना चाहिए हम उतना ही ले सकें। एंड द कॉमन पॉइंट, कंज्यूमर एक्ट्स रेशनली, मतलब कंज्यूमर इंटेलिजेंट है, उसको पता है कैसे हमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक अजम्पशंस थे। तो लास्ट में वापस वही, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन बोथ आर इक्वल और टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर फॉर्मूला टर्म्स में हम लिखते हैं तो वही सेम फॉर्मूला, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई MUY इज is equals इक्वल to टू PX upon पी PY. एक्स अपॉन पी वाई। तो ये हमारा वही बेसिक फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, चलो इसको रैपिड फायर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। Question number 1. Indifference curve slope downwards towards the right since more of one commodity and less of other result in. Option A. Option number A. Same satisfaction. Second, indifference curve is a curve which represent all combination of two goods which give dash satisfaction. D Option sir. D. D. ऑप्शन डी इक्वल। Equal satisfaction. 3. Indifference curve represent. Option D. Option D. Only two commodities. 4. A movement along the given indifference curve is known as. मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम ए से बी पे आते हैं, बी से सी पे आते हैं, सी से डी पे आते हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कि y को हमने किया सेक्रीफाइस, x में हुआ गेन, तो y के कुछ यूनिट के बदले हम x के कुछ यूनिट ले रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी। 5. Dash shows various combination of two products that give same amounts of satisfaction. Option B. Option B. Which one is not an assumption of theory of demand based on the analysis of indifference curve? कौन सा ये assumption नहीं है? Option C. Option number C. Because ये जो आपका assumption था, that was in marginal utility analysis, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये assumption वहां पे है, जबकि इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कोई assumption नहीं है। 7. Which of the following approach suggests that utility cannot be measured but it can be ranked? Option B. B. Ordinal. Ordinal, yes.
जनरली एमआरएस क्या होता है? Increasing. B. बी, डिक्रीजिंग, Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ऑफ एलडीएमयू. Which LDMU. of the following is a property of indifference curve? It is convex to the Option origin. D. ऑप्शन नंबर डी पक्का या ए? Sir, सर A. ए, ए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. indifference curve is convex to origin. 10th, indifference curve is dash to Option origin. B. Option number B, ऑप्शन ए. convex. 11. Now, in case of right angled indifference curve, अब ये right angled का मतलब क्या है? अब देखो, अगर हम बोलते हैं ऐसा कि दो गुड्स जो कि कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट है और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो पहले हम सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट है, एक गुड्स एक्स है एंड दूसरा वाई है. अब हमने कॉम्बिनेशन बनाया एक्स के 5 यूनिट्स, वाई के 1 यूनिट. अब जब दोनों ही एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट के अंदर भी हम वर्ड यूज करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट का मतलब देयर एग्जैक्टली सेम. जैसे मान लो आपको मॉकटेल बनाना है, तो मॉकटेल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेप्सी या कोक? दोनों में से क्या यूज लेंगे, पेप्सी या कोक? कौन सा काम आता है? आपको फ्लोट बनाना है, मॉकटेल बनाना है, तो क्या काम आएगा, पेप्सी काम आएगा या कोक काम आएगा? दोनों ही आ सकता है तो। दोनों काम आ सकते हैं, और दोनों में से कुछ भी हो चलेगा हमको, तो चाहे पेप्सी हो हाँ चाहे सर। कोक हो, दोनों गुड्स कैसे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में क्या होता है, जितना गेन है उतना ही सेक्रीफाइस होगा. हमने बोला 5 यूनिट्स पेप्सी के, 1 यूनिट कोक का, फिर 4 यूनिट पेप्सी एंड 2 ऑफ कोक, 3 एंड 3, फिर 2 एंड 4, 1 एंड 5. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आपका एमआरएस क्या आएगा, एमआरएस कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमेशा एमआरएस क्या होता है, 0. डैश. 0. जीरो नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डैश. डैश का मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते. जीरो को का तो मतलब एक फिगर हो गया, है ना. डैश का मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट. अब उसके आगे सेक्रीफाइस अपॉन गेन, 1/1 इज 1, देन अगेन 1 1 1. तो एमआरएस आपका क्या आ गया, कांस्टेंट. तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एमआरएस इज कांस्टेंट. एमआरएस आपका कांस्टेंट होता है. तो इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा, Right angled. Right angle. पक्का? आराम से Yes, बताओ, sir. सोच के, जल्दबाजी नहीं है. प्लॉट करके देख लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5. इधर भी 1 2 3 4 5. तो 1 एंड 5 का पॉइंट है, फिर 2 एंड 4, 3 एंड 3, देन 4 एंड 2, 5 एंड 1. तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म हो रही. तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में क्या बनती है आपकी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. ये है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में. तो ये सारे कॉम्बिनेशन बने और उसका ये आपका रिजल्ट है. लेकिन अगर गुड्स कैसे हैं आपके, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, दे कैन बी कंज्यूम टुगेदर, वो हमेशा साथ में ही काम में आते हैं. अच्छा, जब हम शूज परचेज करने जाते हैं, तो आपके पास मान लो बहुत सारे शूज की वैरायटी है, तो आपके पास लेफ्ट वाले ज्यादा है कि राइट वाले ज्यादा? दोनों सेम है सर.
दोनों ही सेम है सर सेम। कि अगर लेफ्ट वाले 10 है तो राइट वाले भी 10 है। ऐसा नहीं करते हम कि लेफ्ट वाले 8 परचेज कर लिए, राइट वाले 10 परचेज कर लिए, कि राइट ज्यादा काम में आता है। नो, ऐसा तो नहीं होता। सर ले देन ही नहीं सकते। ये एग्जाम्पल किसका है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब अगर एक्स का यूनिट 1 है तो वाई का भी 1 होना ही पड़ेगा। एक्स का 2 है तो वाई का भी 2 ही होगा। मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे सेम चीज होगी, या तो दोनों गेन होगा या दोनों सेक्रीफाइस होगा। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कैसे बनेगा? 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3। लेकिन हम इस पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते, इन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है तो उस पे क्या हो जाएगा? सेम सेटिस्फैक्शन, जबकि यहाँ पे सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूं और हम कहते हैं ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ही क्या है कि सारे कॉम्बिनेशन पे क्या मिलना चाहिए? सेम सेटिस्फैक्शन। तो क्या यहाँ सेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे 1 1 यूनिट है, सेकंड पे 2 2 है तो ज्यादा यूटिलिटी है, थर्ड पे 3 3 है तो और ज्यादा यूटिलिटी है। मतलब तीनों पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी डिफरेंट है, तो इसलिए हम इन तीनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। जबकि सब्स्टिट्यूट assumption में, सब्स्टिट्यूट के केस में ऊपर हमने क्या देखा? कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो, यूटिलिटी विल बी सेम, क्योंकि गेन और सेक्रीफाइस सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे ओनली गेन गेन या ओनली सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस है। तो इसलिए इसका जो आपका कर्व है वो कैसा बनेगा? ये 1 पे ऐसा बन गया एल शेप कर्व, या फिर पॉइंट 2 है तो 2 पे अगेन ये एल शेप, 3 है तो 3 का अगेन एल शेप। तो ये एल शेप कर्व कहां बनता है? इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, ये समझ आ गए पॉइंट्स? यस सर। ओके, देन 12, इंडिफरेंस कर्व बिटवीन इनकम एंड लेजर। तो आपको देखना है दोनों में इनवर्स रिलेशन है कि पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। अगर sir इनकम इंक्रीज करनी है, पैसा ज्यादा कमाना है, तो लेजर कम करना पड़ेगा, खाली कम बैठना पड़ेगा। तो दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। और जब भी आपका इनवर्स रिलेशन बनता है तो इट इज डाउनवर्ड। negatively तो कर्व आपका कैसा Negatively बनता है? sloped. डाउनवर्ड बनता है। तो डाउनवर्ड स्लोप। अब डाउनवर्ड तो है, अब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या बोलेंगे हम उसको? जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉर्मल फीचर क्या है इंडिफरेंस कर्व का? इट इज sir convex to कॉन्वेक्स the टू origin ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ और सिर्फ कब होगा? व्हेन इट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब दोनों चीजें कैसी? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तभी स्ट्रेट लाइन बनती है, अदरवाइज इट विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। 13, व्हेन एमआरएस इज इंक्रीजिंग, एमआरएस इंक्रीज हो रहा है तो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा बन जाएगा? कि जैसे हम कहते हैं नॉर्मली एमआरएस क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो शेप होता है कैसा sir बनता है? कॉन्वेक्स। अब अगर एमआरएस Concave. हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या बनना चाहिए? फिर sir कॉनकेव। concave Concave. यस, इट विल बी कॉनकेव। 14, indifference curve never intersect each other due to, same level of satisfaction sir पक्का? oh sorry sir A option Option different level A. of satisfaction तो यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंडिफरेंस आती है हम बार बार क्या कहते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दो इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करते। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, नॉर्मली पूछा है कि कैसा रहता है, तो इट इज डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड। गुड्स एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो फिर कैसा बनेगा? अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, A straight line. डाउनवर्ड। लाइन कौन सा? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी। ए 17 indifference curve slopes Downwards to right. downward to the right, option number A. 18 a budget constraint line is the result of, बजट लाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक्स की प्राइस, वाई की प्राइस या इनकम? Sir, क्या all चाहिए? of these, sir. ऑल ऑफ All of the above. यस, सब कुछ चाहिए। 19 when consumers income increases the budget line on indifference map moves, इनकम अगर बढ़ जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स और वाई पहले से ज्यादा परचेज कर पाएगा, तो पहले से Option A. ज्यादा परचेज कर पाएगा, दैट मींस वो कर्व Yes, sir. कहाँ शिफ्ट होगा? पैरेलल टू द राइट, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देन प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइजेस, क्या मतलब है इसका? प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व मतलब कंज्यूमर being better off or worse off because price changes is not compensated by income change। एक तरफ क्या हो रहा है कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है बट उतना इनकम के अंदर हमारा चेंज नहीं आ रहा है, कि कई बार प्राइस तो बढ़ जाती है बट इनकम तो बढ़ी ही नहीं, दैट मीन्स हम पहले से कम परचेज कर पाएंगे। तो अगर प्राइस आपकी कम हो गई तो ज्यादा मिलेगा, बेटर ऑफ। प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी कम मिलेगी, तो वर्स। तो दोनों में से कुछ भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। 21 कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन Is tangent to the indifference curve. tangent to indifference curve। 22 at equilibrium the slope of indifference curve is Option A. Decline marginal rate of equal substitution. equal to the slope of budget line।